आज विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिली। 13 में से 11 सीटें मिलने के बाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता तंजीद अहमद जी। से जानेंगे क्या बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद भाई आपका। और जिस तरीके की जीत आज मिली है पूरे इंडिया गठबंधन दल, एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया है कि ये देश भारतीय जनता पार्टी और उनके विचार को पूरी तरीके से नकार दिया है। जिस तरीके से उत्तराखंड में उनकी सरकार है, जो विधानसभा चुनाव में चुनाव हुआ, दोनों सीटों पर जीत गई और अमूमन 13 में से 11 सीटें हमने जीती है। तो निश्चित रूप से जनता को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं, बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करते हैं। और निश्चित रूप से पूरा देश इस समय एकजुट हो चुका है कि हमें बाबा साहब के संविधान की रक्षा करनी है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लोकसभा चुनाव इस नैरेटिव पे लड़ा कि हमको 400 सीटें दीजिए, हम इस संविधान की रक्षा करते हैं। उनके नेताओं ने लगातार बयान दिया, और कोई छोटे मोटे नेताओं ने नहीं। आपको याद होगा कि अयोध्या से वहाँ के जो सांसद पद के प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि 400 सीटें दीजिए, संविधान को खत्म करें। इस संविधान के लिए पूरा देश एकजुट हो चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी गई किताब के लिए पूरा देश एकजुट हो चुका है। पूरे देश का दलित, वंचित, शोषित, गरीब, पिछड़ा, मुसलमान, अकलियत, सारे समाज इकट्ठा हो चुके हैं इस संविधान को बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को आज ये करारी हार मिली है। ये संविधान की जीत है, ये देश की जीत है। और हम लोग बार बार इस संविधान के लिए जय संविधान का नारा लगाते हैं, इस संविधान को बचाने के लिए पूरा देश। क्या 2014 के बाद जिस तरह की भाजपा की सरकार आई, 2014, 19, उसके बाद फिर 24 में फुल बहुमत नहीं आया, क्या लोगों का जो रुझान है उनसे हट रहा है? निश्चित रूप से पूरी तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। आप अगर आज सर्वे करा के देख लीजिए तो निश्चित रूप से जो राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी बातों की जो वैल्यू है, जनता को ये पता है कि राहुल गांधी जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। वहीं अगर आप मोदी जी के बातों को देखेंगे तो जनता ने ये मान लिया है कि मोदी जी की बातों का कोई वजन नहीं। जिस तरीके से लगातार आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, मोदी जी ने जो भी बोला हो उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। उनके पास सरकार थी, लेकिन किसी भी तरीके से जनता के साथ जिस तरीके से धोखा हुआ, जिस तरीके से जनता के साथ पिछले 10 साल में लगातार विश्वासघात किया गया, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ, शोषितों के साथ, किसानों के साथ, अकलियत के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, सारे समाजों के साथ इन्होंने धोखा किया। उसी का नतीजा है कि आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। 2 राज्यों का चुनाव है, महाराष्ट्र और हरियाणा का। आपको मैं नतीजे अभी से बता दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है दोनों चुनाव में। उसके बाद बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझ जाइए कि देश की राजनीति में बेहद क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। क्या विधानसभा के 13 सीटों में जो चुनाव हुए हैं, 11 सीटें आई हैं, तो और भी जगह चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो अभी से किसी चीज़ों को लेके बड़बोलापन नहीं होगी? नहीं, बड़बोलापन जैसी कोई बात नहीं है। हम लोग देश की जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि देश की जनता का विचार क्या है। जिस तरीके की भयंकर बेरोजगारी है, हर घर के अंदर बेरोजगारी की स्थिति ये है कि हर घर में बेरोजगार 4 बच्चे हैं तो 4 में से 3 आपको बेरोजगार मिलेंगे। फिर अग्निवीर योजना लेके आए, 4 साल की योजना लेके आए, 4 साल में रिटायर कर दिए जाएंगे। वो युवा कहाँ जाएंगे उसके बाद? तो आप समझिए, ये हम लोग कोई अति उत्साह में कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना बड़बोलपन की बात कर रहे हैं। जनता को ये मैसेज मिल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस संविधान के खिलाफ है। उनका जो विचार है इस संविधान के खिलाफ है। उनका जो विचार है बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी गई किताब के खिलाफ है। वो चाह रहे हैं कि इस संविधान को ख़त्म किया जाए ताकि गरीब, शोषित, वंचित, ये संविधान है क्या? इसमें वो अधिकार है, चाहे जो अधिकार अमीर को मिला है वही गरीब को मिला है, जो अधिकार अमीर को मिला है वही शोषित, वंचित, दलित सबको मिला है। तो ये समानता का अधिकार है, बाबा साहब ने दिया। इस संविधान के खिलाफ है। आरएसएस का विचार इस संविधान के खिलाफ है, भाजपा का विचार इस संविधान के खिलाफ है। तो देश की जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। हम लोग जनता के बीच में है लगातार। हम लोग जान रहे, राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, आवाज़ हमने सुना, जनता कह क्या रही है। उस आवाज़ की बिना पे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आने वाला जो उपचुनाव है उसमें भी हम जीतेंगे, आने वाले जो राज्यों का चुनाव है उसमें भी हम जीतेंगे। और इसके बाद जो क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है इस देश की राजनीति में, आपको बड़बोलपन में नहीं, लेकिन मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि उपचुनाव और प्रदेश के चुनावों के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश की राजनीति में देखने को मिलेगा। क्या लगातार जो चुनावों में ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे थे, क्या इस जो चुनाव हुआ है पारदर्शी रहा है? देखिए, ईवीएम पे सवाल अभी भी है, ईवीएम पे सवाल ख़त्म नहीं हुए। और निश्चित रूप से हम जब सत्ता में आएंगे तो जो हमारे कमिटमेंट है ईवीएम को लेकर, देखिए एक बात समझिए आबिद भाई, अगर हम एक वोट डाल रहे हैं तो लेश मात्र का मेरे दिमाग में शंका नहीं होना चाहिए कि ये वोट उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
अगर शंका है तो इसका मतलब ये है कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसको कॉन्फिडेंस देना हमारा काम है। ईवीएम पे सवाल जो हमारे थे वो वैसे ही खड़े हुए हैं, आज भी वैसे ही खड़े हुए हैं, चर्चा खड़े हुए हैं, और जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कोई कभी भी कैसे भी जीते, लेकिन जनता के मन में लोकतंत्र को लेके, उसके वोट को लेके शंका नहीं रहेगी। ये सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन दल का रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्या जो अभी तक चुनाव हुए हैं वो पारदर्शिता जो लगातार ईसीआई के द्वारा जताई जा रही थी, क्या उससे खरे उतरे हैं? नहीं, देखिए सवाल बेहद कड़े ईसीआई के सामने खड़े हैं, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कल भी अगर देखा होगा तो उत्तराखंड के अंदर चुनाव हो रहा था, हमारे प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के साथ जिस तरीके से लगातार प्रशासन दोहरा रवैया अपना रहा था, किसी से छुपा नहीं है। जिम्मेदारी ईसीआई की है, लेकिन ईसीआई मौन हो जाता है। जहाँ पे भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वहाँ पे चुनाव आयोग मौन नजर आता है। चुनाव आयोग का काम है कि पारदर्शी चुनाव को सुसंगत तरीके से सुनिश्चित करे कि किसी भी तरीके की पारदर्शिता में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मोदी जी कोई बयान देते हैं तो चुनाव आयोग खामोश हो जाता है, राहुल जी कोई बयान देते हैं तो 4 पन्ने की चिट्ठी पहले भेज देते हैं, इंडिया गठबंधन दल का कोई नेता बयान देता है तो 4 पन्ने की चिट्ठी पहले भेज देते हैं। अब हमें भेज रहे हैं तो मोदी जी को भी भेजिए, लेकिन आप समझिए जिस समय इन्होंने कहना यह है कि जो पक्ष है विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये तो खुली किताब है, कहीं कुछ छुपा नहीं है। आप समझिए कि चुनाव आयोग को लोकसभा के अंदर बिल लाके सरकार ने अपने अधीन कर लिया। चुनाव आयुक्त को चुनने की जो प्रक्रिया थी उसको संविधान के खिलाफ कर दिया। इस संविधान में जो प्रक्रिया दी हुई थी कि नेता विपक्षी दल, सरकार और मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयुक्त का चुनाव करेंगे, उस प्रकार ने तो चुनाव आयुक्त के चयन करने की प्रक्रिया अब सरकार के हाथ में, तो वो अपने आदमी बैठाना चाह रहे हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ भी आप करें, लेकिन जब देश की जनता जागती है ना तो सड़कें सूनी नहीं रहती है और संसद में आवाज़ गूंजने लगी है। आपने देखा होगा जो पहला सदन का जो पहला रहा है, आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से देश की जनता की आवाज़ वहाँ विपक्ष ने उठाई, और निश्चित रूप से उसका नतीजा रहा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पे रही है। तो आने वाले टाइम में आपको क्रांतिकारी परिवर्तन नजर आएंगे, ये जयराम रमेश द्वारा जो ईसीआई के सवाल उठाए गए थे, उसके बाद उनके पास नोटिस पहुंची, अभी सुनाया जा रहा है कि और भी चीज़ें प्रक्रिया की जा रही है। नहीं, देखिए नोटिस भेजेंगे वो उनका अपना अधिकार है, भेजे हम जवाब देंगे, वो हमारा अधिकार है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हम सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे कि जो नोटिस हमें मिल रहा है सत्ता पक्ष के दलों को क्यों नहीं मिल रहा है। नोटिस आया है, हम उसका जवाब देंगे सुसंगत तरीके से, लीगल वे में हमारी टीम उसको देखेगी और उसका जवाब देगी। जवाब देने से हम कहाँ भाग रहे हैं, हमारा नैतिक अधिकार है, हम जवाब देंगे, लेकिन साथ में सवाल पूछेंगे कि जो नोटिस हमको भेजी जा रही है वो सत्ता पक्ष के नेताओं को क्यों नहीं पूछी जा रही है। ये सवाल अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हम जनता की अदालत में लेके जाएंगे, जनता उसका जवाब देगी। जो आज 13 में से 11 सीटें जो हारी है ना, उसी का जवाब है ये। आप समझिए कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी, जिस तरीके से इन्होंने कब्जा किया उसको, हमको लेटर भेजते थे, हम जवाब देते थे, लेकिन हम उन सवालों को लेकर तो जनता के बीच में गए, और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। 2 विधानसभा के चुनाव जैसे कि अभी होने हैं गुजरात और महाराष्ट्र, क्या आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा और कितना चैलेंजिंग रहेगा? देखिए हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी हरियाणा और आपका महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए गुजरात में भी आप समझिए कि इस बार परिवर्तन तय है। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि गुजरात में भी हम आपको हराएंगे। तो हराएंगे का मतलब राहुल गांधी जी ने कहा है तो हम हराएंगे। हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, गुजरात के साथ जिस तरीके से हुआ है उसकी पूरी बात गुजरात में रखेंगे, और निश्चित रूप से हम हराएंगे। और आने वाले 2 चुनावों के नतीजे आप देखिएगा, आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करके रखिए और फिर चलाइएगा 3 महीने बाद कि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हम ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा महाराष्ट्र ने हमेशा हमें ऐतिहासिक सीट लेने का किया, 40 में 31 सीट हमने जीती, हरियाणा में हमने 10 में से 5 सीटें जीती। उसी का नतीजा रिजेंबलेंस आपको दिखलाई पड़ेगा विधानसभा चुनाव में। इससे बड़े मतों से हम लोग जीत के आएंगे, दोनों राज्यों में हम सरकार बनाएंगे, उसके बाद देश की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन तय है। गुजरात से अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुई वीडियो, उसमें दिखाया जा रहा था कि कुछ वैकेंसियाँ हैं, उसको लोग पाने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, रेलिंगें तोड़ के चढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए ये कमोबेश हर जगह की यही हालत है। गुजरात की हालत और ज़्यादा ख़राब है। पिछले 25 सालों में वहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। जिस तरीके से चंद पूंजीपतियों के हाथों में पूरे प्रदेश को उन्होंने सौंप दिया, और निश्चित रूप से उसका खामियाजा गरीब और वंचित शोषित भुगत रहे हैं। तो ये कमोबेश बेरोजगारी की हालत पूरे देश में वही है जो गुजरात में आपको दिखलाई पड़ा। वो तो महज एक वीडियो था,
लेकिन आप कमोबेश किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको ऐसी बेरोजगारों की भीड़ नजर आएगी। एक वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी के पीछे लाखों लाख लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए 70 पेपर लीक हुए हैं। नीट के परीक्षार्थी 24 लाख, आज उनका भविष्य अधर में, वो कहाँ जाएंगे किसी को पता नहीं। 70 पेपर लीक हुए हैं, उनके जो परीक्षार्थी कहाँ जाएंगे? वो बेरोजगार आज घर में बैठे हुए हैं। बहुत मार्मिक सवाल है ये अमित भाई, महत्वपूर्ण सवाल है। इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा और निश्चित रूप से जो एक क्रांति इस समय देश के अंदर चल रही है, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, इस देश एक क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। एक सवाल, आखिरी सवाल तमजीद जी और से जानेंगे आपसे कि भाजपा के कौन से ऐसे कार्य हैं जो तमजीद जी को पसंद आए, जनता को पसंद है, या कोई भी ऐसा कार्य जो लगा कि कांग्रेसी होने के नाते ही भाजपा द्वारा अच्छा किया गया? देखिए, इनका एक चीज़ बहुत अच्छा रहा, इनका झूठ बहुत मजबूत था। ये झूठ बोलते थे और ऊपर से लेकर नीचे तक सब झूठ बोलते थे, वही झूठ ये फैलाने का काम करते थे। कुछ भी किया तो, लेकिन उस झूठ को जो इनको प्रचार करने का तंत्र था वो बेहद मजबूत था। इस चीज़ की मैं सराहना करता हूँ। आसान नहीं है कि 10 साल आप झूठ बोल के सत्ता चला लें, लेकिन झूठ को फैलाने का इनका तंत्र इतना मजबूत था, उस तंत्र के सहारे ये चलते आ रहे थे। तो निश्चित रूप से उस तंत्र को तोड़ने का काम हम लोगों ने 2019 के चुनाव में कर दिया है। और झूठ का तंत्र अब चलने वाला नहीं। तो झूठ का तंत्र जो उन्होंने लगातार 10 सालों से चलाया, उस तंत्र को चलाने के लिए जिस तरीके की उनके पास मशीनरीज का इस्तेमाल किया, उस मशीनरी को जरूर हम लोग सराहना करना चाहेंगे। उस मशीनरी का जबरदस्त इस्तेमाल अपने झूठ को फैलाने में किया। आज झूठ साफ खुल के सामने खड़ा है, एंड ट्रूथ हैज़ ए हैबिट ऑफ कमिंग आउट। 10 साल बाद वो सच आपके सामने खड़ा है। राहुल गांधी जी आपके सामने खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर आपके साथ खड़ा है। तो ये थे हमारे साथ हेलो तमजीद अहमद जी, 2 मिनट जिन्होंने अपनी बातें 1 मिनट रखी और 13 में से 11 सीटें जीत होने के बाद अपने जो उत्साह था उसको जारी किया। कैमरा पर्सन तब्दील अहमद साथ मोहम्मद आबिद।